हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो टेक्नीशियन का आज री एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसकी पहली शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये 7 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट थी। इसकी जो एग्ज़ाम एनालिसिस कंप्लीट देखेंगे। कंप्लीट एनालिसिस जीके मैथ सोशल साइंस और साइंस की मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या लेवल रहा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जीके के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जिससे उसके आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ये गद्दी पर बैठे थे तो किस टाइम पर बैठे थे, तो किस टाइम, तो ईयर पूछा गया था। तो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी स्टार्ट होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का जो रूल है 1296 से स्टार्ट होता है। और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर थे उनको हटा करके गद्दी पर बैठते हैं। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी से आप लोगों के एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है वो ज़रूर पढ़कर जाइए। क्या क्या बन सकते हैं, तो इनको उलग खान भी बोला जाता है, नुसरत खान भी बोला जाता है। फिर इन्होंने रणथंभौर को जीता था और हमीर देव को मार दिया था। ये आल्सो मालवा को जीता, चित्तौड़ को जीता। तो चित्तौड़ का अटैक इनसे पूछते हैं कि किस ईयर में हुआ था, तो 1303 में याद रखिएगा चित्तौड़ का अटैक। फिर मांडू, उज्जैन, इन सबको इसने जीता था। यह पहला सुल्तान था जिसने साउथ इंडिया को अटैक किया था। और साउथ इंडिया को अटैक करने के लिए इसने किसको भेजा था, तो जनरल मलिक काफूर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मलिक काफूर को साउथ में अटैक करने के लिए किसने भेजा था, तो ये भेजा था जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली रजिस्टर्ड मंगोल इन्वेजन। तो मंगोल का जो इन्वेजन हुआ था उसको 12 टाइम्स इन्होंने फेल किया था। इसने क्या गौर किया था, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी किसने रखी थी, तो ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। और इनको अलेक्जेंडर द्वितीय भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, अलेक्जेंडर द्वितीय भी बोला जाता है। ही स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ ब्रांडिंग ऑफ द हॉर्स। तो हॉर्स के ऊपर जो ब्रांडिंग स्टार्ट की थी वो भी इसने की थी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव रोज पर और इंडिविजुअल सोल्जर। तो जो इंडिविजुअल सोल्जर्स होते हैं उनका जो पर्याप्त एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाता था, तो वो भी इसने स्टार्ट किया था। और जो कमोडिटीज़ के प्राइस है वो भी किसने फिक्स किए थे, अलाउद्दीन खिलजी ने। ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड द ब्लैक मार्केटिंग। तो ब्लैक मार्केटिंग को भी इसने प्रोहिबिटेड किया था, उसको रोका था। रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। तो इनके टाइम पर जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है वो कैश में किया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की डेथ कब हुई थी, तो 1316 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इतने फैक्ट आप लोगों को अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखने पूछे जाएंगे आप लोगों को, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिलेशन बिटवीन द आर एंड एफ। तो आप लोगों को इसका जो रिलेशन होता है, आर जो होती है वो फोकस का जो डिस्टेंस होती है उसके 2 टाइम्स होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था आप लोगों का, व्हेन वाज द जीएसटी वाज इफेक्ट। तो जीएसटी कब लागू किया गया था इंडिया में, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंडिया में लागू किया गया था। अब जीएसटी से आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जिनका भी एग्जाम अपकमिंग शिफ्ट में है, सारे क्वेश्चन मैंने मेंशन कर दिया जीएसटी से रिलेटेड। तो आप लोगों को सारे के सारे वन लाइनर के फॉर्म में एक जगह ही मिल जाएंगे। तो जीएसटी पहली बार कब इम्प्लीमेंट हुआ था, तो फ्रांस में पहली बार 1954 में। और जीएसटी में जो इंडिया का जो जीएसटी किस बेस पर है, तो कनाडियन मॉडल पर बेस है। जीएसटी इन इंडिया वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन बाय द विजय केलकर कमेटी। तो इस कमेटी का भी नाम याद रखिएगा, विजय केलकर कमेटी। जीएसटी इंडिया में 1 जुलाई 2017 देख चुके हैं। जीएसटी डे भी कब होता है, तो 1 जुलाई को। द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, तो वो कौन सा स्टेट था, तो असम था। उसके बाद जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। जीएसटी काउंसिल कब बनाई गई थी, तो 2016 में बनाई गई थी। फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इज द चेयरमैन ऑफ द, पहली बार जो जीएसटी काउंसिल बनी थी उसके चेयरमैन कौन थे, तो अरुण जेटली थे। एट प्रेजेंट जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर है, तो 31 मेंबर है। जीएसटी हैज इम्प्लीमेंटेड, तो ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, तो 101 वाला अमेंडमेंट था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जीएसटी हैज द 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अगर बिल पूछे तो 122वां था और अगर एक्ट पूछे तो 101वां था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड द जीएसटी बिल ऑन 8 सितंबर 2016। उसके बाद इसमें कितनी स्लैब होती है, 5 स्लैब होती है, याद रखिएगा। कौन कौन सी, 0, 5, 12, 18, 28 होती है। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। फिर आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज टैक्स, वैट, इन सबको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया, अबोलिश कर दिया गया। जीएसटी ने इन सबको रिप्लेस कर दिया है। तो इतने फैक्ट आप लोगों को जीएसटी के बारे में याद रखने हैं। व्हाट इज द ईयर ऑफ द फॉरेस्ट सेव मूवमेंट। जो फॉरेस्ट सेव मूवमेंट चलाया गया था तो इसके बारे में पूछा आप लोगों से, किस ईयर में चलाया गया था, किस ईयर में चलाया गया था। तो ये चिपको मूवमेंट भी बोलते हैं, इसको आल्सो कॉल्ड द चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। ये एक नॉन वायलेंट सोशल इकोलॉजिकल मूवमेंट था और ये विलेजर्स जो होते हैं, लोकल रूरल विलेजर्स थे, उनके द्वारा चलाया गया था। पर्टिकुलरली वुमेन के द्वारा चलाया गया था 1970 में। तो 1970 इसका करेक्ट हो जाएगा। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और कहाँ पर, उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट, ये भी याद रखिएगा।
उसके बाद आता है बारदोली सत्याग्रह हेल्ड इन विच ईयर। तो बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? तो ये ईयर हुआ था 1928 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अगेंस्ट द अनजस्ट रेजिंग ऑफ द टैक्सेस के जो बढ़ा रहे थे उनके, उसके अगेंस्ट में ये स्टार्ट किया गया था बारदोली सत्याग्रह 1928 में। अब कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देख लेते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ये पहला नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था इन इंडिया में बाई महात्मा गांधी। चंपारण बिहार से इसको स्टार्ट किया गया था। 1919 में रोलट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। 1920 में आप लोगों का खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, फर्स्ट मास मूवमेंट ऑफ द गांधी जी, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में। 1930 में आप लोगों का सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, लॉन्च टू ब्रेक द साल्ट लॉ, तो सोल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च अगेंस्ट द अगस्त ऑफर, जो अगस्त ऑफर आए थे 1940 में, उनके अगेंस्ट में जो मूवमेंट स्टार्ट किया गया था उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू थे, विनोबा भावे थे। आप लोग कमेंट करके बताना कौन से थे, पूछा जाएगा आप लोगों से। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है। गांधी जी लॉन्च हिज थर्ड मेजर मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, कौन सा? 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू द हाउ मेनी हेक्टोमीटर, तो कितने हेक्टोमीटर के बराबर होता है? तो 0.001। आप लोगों से पूछा गया था कंचनजंगा की हाइट कितनी होती है? तो कंचनजंगा को दूसरा नाम कंचनजंगा या फिर कंचनजंगा नेपाल में इसको बोलते हैं कंबकरम लंगर, वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी जो हाइट है वो 8586 मीटर है और ये कहाँ पर? ईस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है। ये भी पूछा जा सकता है कि हिमालय के कौन से पार्ट में लोकेटेड है? तो ईस्टर्न हिमालय में लोकेटेड है। और कहाँ पर है? किस स्टेट में? तो सिक्किम में पड़ती है ये। कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की हाइट और बता देता हूँ। K2 की कितनी होती है? 8611 होती है और नंदा देवी की जो हाइट होती है 7816 मीटर होती है। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, नंदा देवी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिमल घोष रिसीव द द्रोणाचार्य अवार्ड इन विच फील्ड, तो किस फील्ड में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किस फील्ड में? तो इंडियन फुटबॉल वन मोर द 2 डेकेड्स, तो इन्होंने फुटबॉल के स्पोर्ट में कंट्रीब्यूट किया है, तो उसी के रिलेटेड इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। द्रोणाचार्य का अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में हुआ था और ये कोचेज वगैरह को दिया जाता है। तो जो भी स्पोर्ट्स के जो प्लेयर होते हैं उनके जो कोचेज होते हैं, जो बेस्ट कोचेज होता है उसको अवार्ड दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद पूछा गया था मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड यूटी, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में रहती है? तो ये रहती है आप लोग की जम्मू कश्मीर में और लक्षद्वीप में 96% रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद पूछा था जो बिहू डांस होता है ये किस स्टेट का होता है? तो बिहू डांस इंडिजिनस फोल्क डांस होता है, तो ये किस स्टेट का होता है? असम का होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डांस देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछे जाएंगे अगली शिफ्ट में। भारतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश का, उड़ीसा का उड़ीसी, कथकली केरला का, सत्तारिया असम का, मणिपुरी मणिपुर का और मोहिनी अट्टम किसका? केरला का है। तो ये सारे डांस आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक उर्दू इन इंडिया, तो इंडिया में उर्दू कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं? तो कितने बोलते हैं? 4.19% ऑलमोस्ट बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है। उसके बाद सेकंड मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया बंगाली 8.03। मराठी कितने लोगों के द्वारा बोली जाती है? 6.86 के द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं सत्तारिया जो लैंग्वेज है ये किस स्टेट में बोली जाती है? तो ये किस में बोली जाती है? असम में बोली जाती है। मेडल विन बाय द निखत जरीन इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, जो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई 2023 में, उसमें निखत जरीन ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। इनकी कैटेगरी आप लोगों से पूछी जा सकती है अपकमिंग शिफ्ट में, तो कितनी कैटेगरी में? 50 kg में जीता है। निखत जरीन बिकम द सेकंड इंडियन वुमेन आफ्टर द मैरी कॉम, तो मैरी कॉम के बाद निखत जरीन सेकंड वुमेन बन चुकी है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फैक्ट, ही आप लोगों से पूछा गया था। उसके बाद आप लोगों से पूछा गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो किस ईयर में? 2005 में। ऑपरेशन दोस्त के बारे में पूछा गया था आप लोगों का। ये ऑपरेशन दोस्त है, ऑपरेशन फ्रेंड इसको बोलते हैं, इज एन ऑनगोइंग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एड सीरिया एंड टर्की। तो सीरिया एंड टर्की में जो एड देने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसको बोलते हैं ऑपरेशन दोस्त। और आफ्टर द 2023 टर्की सीरिया अर्थक्वेक, वहाँ पर क्या हुआ था? अर्थक्वेक आया था टर्की और सीरिया में, तो उसकी वजह से जो डिवास्टेटेड हुआ, तबाही हुई थी, तो उसके लिए जो एड भेजी गई थी इंडिया की तरफ से उसका नाम था ऑपरेशन दोस्त या ऑपरेशन फ्रेंड। फिर आप लोगों से पूछा गया था पृथ्वी 2 मिसाइल टेस्ट के बारे में पूछा गया था। तो ये कैसी मिसाइल है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पूछा जा सकता है कि लॉन्ग रेंज है, शॉर्ट रेंज है, मीडियम रेंज है, तो कैसी है? शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी 2 वाज कैरिड आउट बाय द, तो 10 जनवरी 2023 को इसका टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कराया गया है। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। कहाँ से? उड़ीसा के चांदीपुर से। उसके बाद पूछा था कि 2.42 जो रिफ्रैक्शन होता है ये किसका होता है? तो ये होता है आप लोगों का डायमंड का। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन किस ईयर में हुए थे? तो किस ईयर में हुए थे? ये हुए थे आप लोगों के 26 एंड 29 अप्रैल 1994। मोस्ट इंपोर्टेंट है 1994।
साउथ अफ्रीका का फादर किसको बोला जाता है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा अपकमिंग शिफ्ट में। ये आप लोग का सोशल साइंस का क्वेश्चन बन जाएगा कि साउथ अफ्रीका का फादर किसको बोलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो लैंड बॉर्डर होता है उसकी लेंथ पूछी गई थी, 106 किलोमीटर होती है। आप लोग कमेंट करके बताना, शायद ये हो सकता है कि 99 हो, तो 99 या 106 कश्मीर के साथ उसके साथ हो सकती है, कश्मीर इसकी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भूटान के साथ होगी शायद 106। तो अफगानिस्तान के साथ कितनी लैंड बॉर्डर है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर कुछ आप लोग का निमाड़ी ट्राइब किस स्टेट में रहती है, तो ये मध्य प्रदेश में रहती है। नेक्स्ट आप लोग का राज प्रथम का जो टाइम पीरियड था उसके बारे में पूछा गया था। तो राज चोल प्रथम कंसिडर द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चोला एम्पायर। तो ये चोला एम्पायर के ग्रेटेस्ट किंग थे। इन्होंने कब से कब तक रूल किया था, तो 1985 से लेकर के 1014 तक इन्होंने रूल किया था अंडर राज चोल प्रथम। था चोल एम्पायर कनेक्ट कर, तो चोल एम्पायर का बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था। कहाँ का हुआ था, ये श्रीलंका तक एक्सपेंड हो गया था। एक्सपेंडेड एज फार एज श्रीलंका से भी आगे चला गया था साउथ में, एंड कलिंगा उड़ीसा में इन द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट से लेकर के साउथ तक इसका एक्सपेंशन हुआ था। चोला एम्पायर का जो किसने स्टार्ट किया था, राजा चोला प्रथम ने स्टार्ट किया था। और टाइम पीरियड पूछा गया था आप लोग के 1985 से लेकर के 1014 तक। उसको क्या बोला जाता है, किंग्स ऑफ किंग। तो राजाओं का राजा बोला जाता है किसको, राजा चोल प्रथम को बोला जाता है राजाओं का राजा। उसके बाद क्वेश्चन 22 पूछा गया था, सत्याग्रह, ये सागा दावा फेस्टिवल पूछा गया है कि सागा दावा फेस्टिवल जो है ये किस रिलीजन के लोग मनाते हैं और ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सागा दावा फेस्टिवल है, या इसको बोलते हैं ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल भी बोलते हैं इसको। इज एन ऑस्पिशियस मंथ ऑफ द सिक्किम बुद्धिस्ट। तो जो सिक्किमीज में, जो सिक्किम में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं उनके द्वारा प्रेयर की जाती है इन द मंथ ऑफ वेरियस मोनेस्ट्री। बहुत सारी मोनेस्ट्री है सिक्किम में, सागा दावा मोनेस्ट्री भी है एक, तो उसमें प्रेयर की जाती है। तो वहीं पर ये सेलिब्रेट किया जाता है सागा दावा फेस्टिवल सिक्किम में बाय द बुद्धिस्ट पीपल। उसके बाद पूछा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा गया था अवार्ड ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड किसको दिया गया था, द फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इनको दिया गया है। ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो जोधपुर, कहाँ सर, राजस्थान से बिलोंग करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था, जो सिंदूर होता है उसका केमिकल नेम पूछा था। तो सिंदूर को वर्मिलियन भी बोलते हैं और इसका केमिकल नेम होता है Pb3O4, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और इसका जो केमिकल नेम होता है, ये होता है लेड ऑक्साइड। क्या होता है, लेड ऑक्साइड। तो जितने भी केमिकल फॉर्मूला है उनके क्या क्या नाम है, ये सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। धावन सोडा को Na2CO3 बोलते हैं, कास्टिक सोडा NaOH, पिटकरी, लाल दवा, कास्टिक पोटास, चूने का पानी, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मोस्ट इंपोर्टेंट है CaSO4 होता है। चौक कैल्शियम जो CaCO3 होता है, चूना पत्थर को कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग संगमरमर को CaCO3 बोलते हैं, नौसादर को NH4Cl, लाफिंग गैस का NTO होता है, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिथार्ज का PbO, गलेना का PbS, लेड सल्फाइड, और सफ़ेदा का क्या बोलते हैं 2BCO3 PbOH का होल्ट वाइज। नमक को क्या बोलते हैं, नमक का अम्ल जो होता है उसको HCl बोलते हैं, नमक का फॉर्मूला NaCl होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोग का अम्लराज को क्या होता है, तो HNO3 और HCl को 1:3 के रेशियो में मिलाया जाता है, तो अम्लराज बनता है जो गोल्ड वगैरह को घोलने के काम आता है। ड्राई आइस किसको बोला जाता है, तो CO2 को बोलते हैं ड्राई आइस। फिर आता है आपका हॉर्न सिल्वर AgCl को बोलते हैं, भारी जल D2O को बोलते हैं। प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, CO2 प्लस CO प्लस N2। मार्स गैस किसको बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं। सिरका क्या होता है, CH3COOH होता है। एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH होता है। चीनी क्या होती है, C2H22O11 होती है। यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2। बेंजीन क्या होता है, C6H6 होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, सारे के सारे फैक्ट भी बता दिए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई एरर लगती है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। सोशल साइंस के क्वेश्चन जिस जिस कैंडिडेट को याद है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग सोशल साइंस के डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए ये भी बताइएगा। आउट ऑफ 100 आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए, कितनी आप लोगों की एक्यूरेसी है, ये बताइएगा आप लोग। और ये भी बताइएगा कि एग्जाम का लेवल आपके अकॉर्डिंग कैसा था। मेरे अकॉर्डिंग तो ईजी टू मॉडरेट था। वो प्रीवियस ईयर बहुत सारा मॉडरेट, जो पहले 2022 में एग्जाम हुआ था उस समय ये एग्जाम का लेवल बहुत हार्ड था, मॉडरेट था। इस बार ये ईजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में आ रहा है। तो आप लोग अपने अटैम्प्ट बताइएगा और जो भी क्वेश्चन याद है आप लोगों को कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले जो भी कैंडिडेट है उनका अपकमिंग शिफ्ट में एग्जाम होगा उनको बेनिफिट्स हो जाए। और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक शिफ्ट की एनालिसिस आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से सबसे पहले मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, ये एग्ज़ाम आज 7 जुलाई को स्टार्ट हो चुका है
और इसकी 2 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस मेरे द्वारा ऑलरेडी कर दी गई थी, सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस, जिसमें आप लोगों के जीके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे के सारे मुझे मिल गए हैं, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा हर एक क्वेश्चन के अलावा, जिससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाए उस क्वेश्चन के आसपास क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, लोवेस्ट लिटरेसी स्टेट, सबसे कम लिटरेसी जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस किस स्टेट की है? तो किस स्टेट की? बिहार की है। तो ये इसका ऑप्शन है, उत्तर हो जाएगा। बाकी 2011 के सेंसस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वन लाइनर की फॉर्म में जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री कितनी? 1.2 बिलियन है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन इंडिया कौन सा? उत्तर प्रदेश है। और लीस्ट पॉपुलस कौन सा है? सिक्किम है। उसके बाद दिल्ली की सबसे ज़्यादा, यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। लक्षद्वीप की यूटी में सबसे कम पॉपुलेशन है। उसके बाद आप लोग आता है हिमाचल प्रदेश में रूरल पॉपुलेशन क्या है? तो सबसे कम पड़ती है। और गोवा में क्या है? हाईएस्ट पोर्शन ऑफ द रूरल जो आप लोगों की अर्बन पॉपुलेशन है। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है सबसे कम कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? गोवा में है। अगर यूटी की बात करें तो दिल्ली में सबसे हाईएस्ट क्या है? अर्बन पॉपुलेशन है। और दादर एंड नागर हवेली में सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन है, यानी शहरीकरण है। उसके बाद डेंसिटी देख लेते हैं, कहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? तो दिल्ली जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी यूनियन टेरिटरी में। अरुणाचल प्रदेश स्टेट में सबसे कम डेंसिटी है। उसके बाद आप लोगों की बिहार जो है, बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है यहाँ पर सबसे कम डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी यूटी में। अब देख लेते हैं चाइल्ड की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यूपी में सबसे ज़्यादा है, सिक्किम में सबसे कम है। बात करें यूटी की तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है और लक्षद्वीप में सबसे कम है। उसके बाद लिटरेसी, यही वाला क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट में सबसे ज़्यादा लिटरेसी किसकी है? तो केरला की है। और सबसे कम लिटरेसी किसकी है? तो वह आप लोगों का बिहार की है। उसके बाद देख लेते हैं यूटी की बात कर लेते हैं। सेक्स रेशियो कहाँ पर कम? इंडिया का सेक्स रेशियो कितना? 943 है आउट ऑफ 1000। केरला का सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है। और बात करें पुडुचेरी का, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है अगर यूटी की बात करें। उसके बाद कोझिकोड, और सबसे कम सेक्स रेशियो हरियाणा का, आप लोग जानते ही हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो एससी है कहाँ पर? पंजाब में है। और सबसे कम एससी कहाँ पर? आप लोगों के मिज़ोरम में है। उसके बाद देख लेते हैं यूटी में। यूटी में सबसे ज़्यादा एससी कहाँ? चंडीगढ़ में है। और यूटी में सबसे कम एससी कहाँ पड़ते हैं? आप लोगों के दादर एंड नागर हवेली में है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एसटी, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ पर है? तो गोवा में स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम एसटी आप लोग के गोवा में पढ़ते हैं। और यूटी विद हाईएस्ट एसटी, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसटी आप लोगों के लक्षद्वीप में पढ़ते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यूटी विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम जो है एसटी आप लोगों के अंडमान एंड निकोबार में है। उसके बाद ये लैंग्वेज का डेटा है, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है इंडिया में और सबसे कम लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है। रिलीजन आप लोग देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा रिलीजन फॉलो किया जाता है? हिंदुज़म। उसके बाद आप लोगों का मुस्लिम फॉलो किया जाता है। तो ये वन लाइनर के फैक्ट थे जो 2011 के सेंसस से बन सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के नीचे सब करा दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी? तो इसके द्वारा 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी। कौन कौन सी थी? एक तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। तो ये था आप लोगों का 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद देख लेते हैं इसमें 8 शेड्यूल जोड़ा गया था। तो एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोग का 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। जब कब हुआ था? 2003 में हुआ था। तो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन कौन से हो सकते हैं इसी क्वेश्चन में रिवाइज कर लेते हैं। पहला 1951 में हुआ था, इसमें 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। उसके बाद सेकंड 1952 में हुआ था। 7th 1956 में हुआ था, जिसमें आप लोगों के यूनियन टेरिटरी 14 स्टेट बना दिए थे और 6 यूटी बना दी गई थी। 10th में क्या? दादर एंड नागर हवेली को ऐड किया गया था। और 12th में आप लोगों का गोवा एंड दमन दीव को यूटी बना दिया गया था। 13 में नागालैंड स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था 1962 में। नागालैंड को स्टेट कब बना था? 1963 में। फिर 14th में आप लोग की पुडुचेरी बनी थी। 26th में क्या था? जो प्रिवी पर्स थे एंड राइट ऑफ ओल्ड प्रिंस उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 26th पूछा जा चुका आप लोगों का एसएससी में। 31st में क्या था? लोकसभा की सीट को 525 से 545 कर दिया गया था। 21st में क्या था? 15वीं लैंग्वेज जोड़ी गई थी, सिंधी लैंग्वेज। 36 में सिक्किम बना था 1975 में। 61 में क्या था? जो आप लोग की वोटिंग की एज थी 21 से 18 कर दी गई थी। 74 किस ईयर में हुआ था? आप लोग का 92 में हुआ था।
73 क्या था और 74 था। एक आप लोगों का नगर पंचायत का, एक नगर पालिका का है। तो 73 नगर पंचायत का है और 74 आप लोगों का नगर पालिका का है। 86 में क्या था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी थी। 8 में तो 6 जाके 2 बचते हैं, इसकी ट्रिक होती है ईयर याद करने की। 92 हम लोग देख चुके हैं। 97 में क्या था, कोऑपरेटिव सोसाइटी थी। 101 में जीएसटी था आप लोगों का। 102 में आप लोगों का नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कमीशन बना था। 103 में 10% रिजर्वेशन दिया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। 104 में आप लोगों का SC/ST को रिजर्वेशन जो था उसको एक्सटेंड कर दिया था। उसके बाद 105वें में क्या था, आप लोगों का स्टेट को पावर दे दी गई थी कि वो OBC की जो लिस्ट है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है, तो 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। फाउंडर ऑफ द वाकाटक डायनेस्टी, तो वाकाटक डायनेस्टी का फाउंडर पूछा गया था, तो ये थे विंध्याशक्ति जी। अब मैं सारी डायनेस्टी के फाउंडर आप लोगों को यहीं पर रिवाइज करवा देता हूँ। यादव का कौन था, बहिलान था। होयशाला का कौन था, ये विष्णुवर्धन था। संगम डायनेस्टी के हरिहर एंड बुक्का थे। सेलुबस के नरसिंगा थे। तुलवाज के क्या थे, नरसिंगा थे। उसके बाद आता है बहमनी का, बहुत बार पूछते हैं, हसन गंगू थे। बहमनी के हसन गंगू। कुतुबुद्दीन के कुली कुतुब शाह थे। फिर आदिल शाह के आदिल शाह थे। फिर उसके बाद सोलंकी का मुल्लराज था। नेक्स्ट आते आप लोगों की पाल के गोपाल थे। और ये आप काटोआ के दुलभरदन थे। उत्पल डायनेस्टी के अनंत वर्मन थे और लाहौर। तो ये सारे डायनेस्टी थी, मैंने आप लोगों को रिवाइज़ करवा दिए। बाकी जैसे स्लेव डायनेस्टी है तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी थे, तो वो भी आप लोग को याद रखने हैं। उसके बाद पूछा गया था आप लोगों के न्यू चीफ ऑफ रो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के न्यू चीफ कौन बने, तो रवि सिन्हा जी बने हैं। रो के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एक खुफिया एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, नई दिल्ली में है। कब बनी थी, 21 सितंबर 1968 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। और रिसर्च एंड इसके फाउंडर कौन थे, RN राव, इंदिरा गांधी, तो ये इसके फाउंडर थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का हु हैज़ बिन अवार्डेड द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, तो किसको दी गई है, तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को इस ट्रॉफी को दिया गया है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का संतोष ट्रॉफी 2022-23 के विनर कौन है, तो कर्नाटका ने जीती है 2022-23 में संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी के एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1941 में स्टार्ट हुआ था। द संतोष ट्रॉफी इज़ वन ऑफ द इंडियन फुटबॉल्स लेगेसी टूर्नामेंट, तो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है। इट इज़ द नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, तो फुटबॉल में मैन में कौन नेशनल चैंपियन बनता है, तो वो बताता है आप लोगों का संतोष ट्रॉफी। पहली बार इस ट्रॉफी को किसने जीता था, तो वेस्ट बंगाल ने जीता था। हेड क्वार्टर ऑफ द नोकिया पूछा गया था आप लोग का, फिनलैंड में पड़ता है। फॉर्मूला ऑफ द बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको धावन सोडा बोलते हैं, NaHCO3। अब मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले यहीं पर रिवाइज करवा देता हूँ। साधारण नमक NaCl, बेकिंग सोडा NaHCO3 ये पूछा गया था। धावन सोडा पूछे तो Na2CO3, कास्टिक सोडा NaOH, पिटकरी का K2SO4 Al2SO4 इंटू 24H2O। लाल दवा KMnO4, कास्टिक पोटास KOH होता है आप लोगों का। चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस, जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O। चौक का CaCO3, चूना पत्थर का भी CaCO3। उसके बाद आता है आप लोग का संगमरमर का CaCO3, नौशादर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, लाफिंग गैस N2O, लिथार्ज होता है आप लोग का PbO। गलेना का PbS होता है। सफ़ेद लेड का क्या होता है आप लोग का 2PbCO3.PbOH का होल ट्वाइस। नमक का अम्ल HCl, अम्लराज का क्या होता है HNO3 प्लस HCl। ड्राई आइस का क्या होता है CO2 होता है। हॉर्न सिल्वर का AgCl। भारी जल का आप लोग का D2O होता है। प्रोड्यूसर गैस का क्या होता है CO प्लस N2। उसके बाद मार्स गैस का क्या होता है मेथेन CH4। सिरके का क्या होता है CH3COOH। अल्कोहल का क्या होता है C2H5OHH। चीनी का क्या होता है C12H22O11। यूरिया का क्या होता है NH2CO NH2। बेंजीन का क्या होता है C6H6। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने आप लोगों को यहीं पर रिवाइज करवा दिए हैं। नेक्स्ट पूछा गया था कामागाटा मारू इंसिडेंट क्या था, तो दो कामागाटा मारू इंसिडेंट इज अबाउट ए जापानीज टीम, तो एक जापानीज़ की शिप थी, उसका नाम क्या था कामागाटा मारू। तो ये शिप कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही थी, तो ये हांगकांग जो है ना पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का था, वहाँ से कनाडा में जा रही थी वैंकूवर में। तो ब्रिटिश कोलंबिया इन द कनाडा पासिंग थ्रू द शंघाई चाइना टू योकोहामा जापान इन द ईयर 1914 का ये इंसिडेंट था। इसमें कितने पैसेंजर थे 376 पैसेंजर थे फ्रॉम पंजाब एंड पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। द इंसिडेंट गोट हाईलाइटेड, ये हाईलाइटेड क्यों हुआ था, बिकॉज आप दो जिसमें से जितने सिर्फ और सिर्फ 24 वर एडमिटेड टू कनाडा, 24 को परमिशन मिल गई थी, बाकी 352 पैसेंजर को अलाउड नहीं किया गया था। तो वापस से फिर वो सिर्फ वापस कहाँ आया था, इंडिया रिटर्न हुआ था कनाडा से। तो यही इंसिडेंट था कामागाटा मारू। रेवेन्यू डिफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेवेन्यू डिफिसिट इज कैलकुलेटेड बाय सब्सट्रैक्टिंग द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट घटाने पर आप लोगों का रेवेन्यू डिफिसिट फॉर्मूला होता है।
हाउ टू कैलकुलेट मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको डिवाइड किया था 1977 में आरबीआई ने 5 कैटेगरी में। एक M0 होता है जिसको रिजर्व मनी बोलते हैं, उसके बाद नैरो मनी होता है, एक M1 टाइप होता है, उसके बाद आप लोगों का M2 होता है, M3 होता है। तो यही पूछा गया था कितने टाइप्स की होती है, तो M3 होता है। तो ये सारे टाइप्स है, कौन से टाइप्स को क्या बोलते हैं मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों का। उसके बाद नेक्स्ट है हु इज़ द जीतल कॉइन। तो जीतल कॉइन जो थे ये किसने इशू किए थे, द टका एंड जीतल वर इंट्रोड्यूस बाय द दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश। तो ये 2 टाइप के कॉइन थे, टका एंड जीतल। तो ये किसने इंट्रोड्यूस किए थे, तो ये इल्तुतमिश ने किए थे। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का एक्चुअल फाउंडर बोला जाता है। इल्तुतमिश की ही बेटी थी आप लोगों की रजिया सुल्तान, जो 1236 से लेकर के 1240 तक रूल करती है रजिया सुल्तान। उसके बाद पूछा गया, यही मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, परसेंटेज ऑफ एसटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 8.6%। हु रूल आफ्टर द अकबर। तो अकबर के बाद किसने रूल किया था, तो जहांगीर ने किया था। सारे देख लेते मगर एम्पर टाइम के हिसाब से बाबर ने कब से कब तक किया था, 1483 से 1531, हुमायूं ने 1508 से 1556, उसके बाद अकबर ने 1542 से लेकर के 1605 तक रूल किया था, और जहांगीर ने 1669 से लेकर के 1627 तक ये जहांगीर का टाइम पीरियड था। उसके बाद शाहजहाँ का टाइम पीरियड 1592 से लेकर के 1666, और जो औरंगजेब था आप लोग का 1618 से लेकर 1707 में। तो औरंगजेब की डेथ कब हुई थी, 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, उसके बाद भी है। उसके बाद पूछा गया था ह्यूमन का ब्लड का पीएच कितना होता है, तो ये था 7.4। अब लोग हम सबके पीएच देख लेते हैं कि किसका पीएच कितना होता है। वाटर का 7 होता है, मिल्क का 6.4, सिरके का 3 होता है, ह्यूमन ब्लड का 7.4, नींबू के रस का 2.4 होता है, और जो नमक होता है उसका 7 होता है। पीएच का जो पता है किसने लगाया था, सोरेनसन ने लगाया था। अम्लीय जो एसिड होने के लिए 7 से कम होना चाहिए, और बेस होने के लिए 7 से ज़्यादा होना चाहिए, 7 पर न्यूट्रल होता है, और उदासीन जो न्यूट्रल होता है वो 7 होता है। जो वाइन होती है उसका 3.5 होता है, यूरिन का 4.8 से लेकर के 8.4 इसकी रेंज होती है। जो आप लोगों का सी वाटर होता है 8.1, टीयर का 7.4, और जो आप लोगों की लार होती है जो मुंह में उसका होता है 6.5 से लेकर के 7.5। नेक्स्ट आता है हाउ मैनी हाइड्रोजन इन हेक्सेन। तो हेक्सेन में कितनी हाइड्रोजन होती है, 14 होती है। इसका फॉर्मूला होता है C6H14। हेड ऑफ द NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। द NDMA इज़ द अपेक्स बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। भारत में डिजास्टर मैनेजमेंट को जो कंट्रोल करने की जो सबसे टॉप मोस्ट बॉडी होती है, अपेक्स बॉडी, उसको बोलते हैं NDMA। इसको हेड कौन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके हेड होते हैं। और ये बॉडी कब बनाई गई थी, तो NDMA एक्ट आया था 2005 में। ये क्वेश्चन आप लोगों का फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। यूनिट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, तो वोल्ट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद पूछा गया था नेशनल यूथ वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के विनर कौन है, तो ये जीती हरियाणा ने। ये करंट का क्वेश्चन था। व्हाट इज़ द रेडॉक्स रिडक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन आर द ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जब 2 रिएक्शन एक साथ होती है, ऑक्सीडेशन भी एंड रिडक्शन भी, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो रिएक्शन बिटवीन द जिंक एंड कापर, तो इसमें एक कौन सा एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का। तो ये 23 क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, बाकी 2-3 क्वेश्चन नहीं मिले हैं। आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट का एग्जाम अगर सेकंड शिफ्ट में हुआ है और उसको ये 2-3 क्वेश्चन याद है तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं PDF में आप लोगों को 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। और जिनका भी एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में होने वाला वो इस वीडियो को और PDF को पढ़कर जाना। जिनका एग्ज़ाम कल होगा और 10 तारीख को होगा वो भी इस PDF को पढ़कर जाना और वीडियो को देख कर जाना। आप लोगों को बहुत हेल्पफुल मिलने वाली है कि किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आ रही होगी। आप लोग एक कमेंट करिएगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, आपके रूम में कितनी अटेंडेंस थी ये भी बताइएगा। और बाकी जिनका एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में है वो भी बता दीजिएगा कि हमारा एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में है। और वो जीके के क्वेश्चन भेज दीजिएगा आप लोग थर्ड शिफ्ट वाले भी, जिससे मैं एक प्रॉपर एनालिसिस कर पाऊँ। क्वेश्चन कलेक्ट करने में टाइम लगता है तो आप लोग मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन को भेज दिया करो व्हाट्सअप पे टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस वीडियो का PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, बहुत मेहनत लगती है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से एक री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। इसका जो एग्ज़ाम है 7 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और 7 जुलाई की टोटल 3 शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। 2 शिफ्ट की एनालिसिस मेरे द्वारा कर दी गई थी। थर्ड शिफ्ट रहती है जिसमें मुझे कुछ क्वेश्चन नहीं मिले थे, उसकी एनालिसिस रह गई थी। तो अब हम लोग इसकी थर्ड शिफ्ट की एनालिसिस देखेंगे। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन मुझे मिल चुका है, सारे के सारे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और हर एक क्वेश्चन के आसपास और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट
आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस, इसमें क्या क्या पूछा गया था। जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं वन लाइनर की फॉर्म में। सबसे पहले जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन NDMA एक्ट कम, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो एक्ट है ये कब आया था। इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ आज। तो इसका जो फुल फॉर्म आप लोगों को पता होनी चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की फुल फॉर्म होती है। ये एक अपेक्स बॉडी है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए एक अपेक्स बॉडी है। इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और ये कब बनाई गई थी, तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था ना, उसके द्वारा बनाई गई थी ये बॉडी NDMA। अब आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज NDRF, तो NDRF के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये किस सेक्शन के थ्रू बनाई गई थी, तो सेक्शन 44 और 45 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इस सेक्शन से ये बॉडी बनाई गई थी। दिस बिल वाज पास इन द पार्लियामेंट इन द ईयर ऑफ 2005। तो ये जो बिल कब पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 2005 में। और प्रेसिडेंट ने इसको एसेंट दिया था 2006 में। तो NDRF कब बना था, 2006 में। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से पूछा वैन कम वेज एनुमरेशन एक्ट, तो वैन एनुमरेशन एक्ट कब आया था, तो ये आया था आप लोगों का 1976, इसका करेक्ट हो जाएगा। द गवर्नमेंट पास द इक्वल एनुमरेशन एक्ट 1976 टू ब्रिज द गैप बिटवीन द मैन एंड वुमेन वर्कर्स। तो मैन और वुमेन वर्कर के बीच में जो गैप होता है सैलरी का, उसको ख़त्म करने के लिए एक्ट लाया गया था 1976 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इक्वल वेज होनी चाहिए फॉर मैन एंड वुमेन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो भी नेचर है एम्प्लॉयमेंट कैसा है, तो उसके हिसाब से आप लोगों की जो सैलरी है दोनों की इक्वल होनी चाहिए। टू प्रोवाइड द इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट में दोनों की अपॉर्चुनिटी इक्वल होगी। फिर टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन, टू इंश्योर दैट नो पर्सन शैल बी अनफेयर डिसमिस फ्रॉम वर्क ऑन ग्राउंड ऑफ ओनली सेक्स। तो ये है कि इसमें आप लोगों का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स की, वो मेल है कि फीमेल है, उसको सैलरी कम दी जाएगी, उसको ज़्यादा देनी चाहिए। इसी गैप को ख़त्म करने के लिए एक्ट पास किया गया था 1976 में। अब आप लोगों से और कौन कौन से एक्ट पूछे जा सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पूछा जा सकता है 1947, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पूछा जा सकता है 1965, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कब आया था, तो 1923, और मिनिमम वेज एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाएगा, मिनिमम वेजेस एक्ट कब आया था, तो 1948। उसके बाद आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनसंघ, तो भारतीय जनसंघ के फाउंडर कौन थे, तो भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और इन्होंने 1951 में इसको फाउंड किया था। नेक्स्ट आता है आप लोगों का हाउ मैनी सैटेलाइट लॉन्च बाय द LVM-3 बाय इसरो, तो LVM-3 मिशन इज डेडिकेटेड टू कमर्शियल मिशन फॉर फॉरेन कस्टमर वन वेब। तो ये कैसा मिशन था, ये कमर्शियल मिशन था वन वेब के लिए। और NSIL होता है नेशनल स्पेस इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसको, ये जो कमर्शियल है इसको लाया गया था। इट इज़ द फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन विद 36 वन वेब सैटेलाइट टू द लो अर्थ ऑर्बिट। तो इसमें कितने सैटेलाइट छोड़े गए थे, ये आप लोगों से पूछा था, तो 36 सैटेलाइट छोड़े गए थे लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ के। और पेलोड कितना था इसका, 5796 था। काठियावाड़ी जो लैंग्वेज होती है किस स्टेट में स्पीक की जाती है, तो ये आप लोगों की गुजरात में बोली जाती है। वैन इज़ द स्वराज पार्टी फॉर्म, तो स्वराज पार्टी कब बनी थी, द स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी वाज ए पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म इन इंडिया ऑन 1 जनवरी 1923। तो कब बनी थी ये, 1 जनवरी 1923 में बनी थी। आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1922 में जो गया का कॉन्फ्रेंस होता है ANC का, उसके बाद इस पार्टी को बनाया गया था 1923 में स्वराज पार्टी। उसके बाद आप लोगों से पूछा खेजरी ट्री मसाकरे क्या था, तो इन 1730 ए स्मॉल विलेज लोकेटेड 26 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द जोधपुर इन राजस्थान विटनेस प्रोबेबली द फर्स्ट एंड मोस्ट फियर्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मूवमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। तो अमृता देवी इसका आंसर हो जाएगा। ये खेजरी की थी, विलेज एंड हर 3 यंग डॉटर, उसकी 3 बेटी थी। इन्होंने क्या किया, लेट डाउन द लाइफ टू प्रोटेक्ट द सेक्रेड ट्री विद द रूलर ऑफ द मारवाड़ महाराजा अबैसिंग हैड ऑर्डर टू बी कट डाउन फॉर बिल्डिंग हिज न्यू प्लेस। तो उन्होंने पेड़ को काटने का आदेश दिया था अपने प्लेस को बनाने के लिए। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमृता देवी और उसकी 3 बेटियों ने अपनी लाइफ को लॉस कर दिया था प्रोटेक्ट करने के लिए। पवित्र ट्री थे, सेक्रेड ट्री थे। उसके बाद
द मार्टियर बिलोंगिंग टू बिश्नोई कम्युनिटी, तो वो किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? बिश्नोई से। एंड द ट्री वाज देवर प्रोटेक्टिव वर खेजरी इन 1970। तो दिस सेक्रीफाइस बिकम द इंस्पिरेशन बिहाइंड द चिपको मूवमेंट। इसके बाद जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसको भी इंस्पिरेशन इसी मैसेक्रे से दी गई थी, मिली थी। अब आप लोगों से चिपको मूवमेंट भी पूछा गया था, तो चिपको मूवमेंट का एक नॉन वायलेंट एजिटेशन इन 1973 में स्टार्ट किया गया था। ये भी क्या था? कंजर्वेशन ऑफ द ट्री, पेड़ों को बचाने के लिए स्टार्ट किया गया था। और कहाँ स्टार्ट हुआ था? ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुआ था उस टाइम 1973 में, और अब तो ये उत्तराखंड में आता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बेंजीन पूछा गया आप लोगों से, तो 1.55 होता है। और कौन कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं? वाटर का 1.33, एयर का 1, हीलियम का भी आप लोगों का 0.1, एथेनॉल का 1.36, डायमंड का 2.4, सफ़ायर का 1.77 और ग्लास का 1.69 होता है। फिर आप लोगों से पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड एलिमेंट सेल। तो प्लांट सेल के पास क्या होता है? इस पर एक सेल वॉल होती है। प्लांट सेल हैज़ ए वाल कंपोज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड सेलुलोज, तो सेल वॉल होती है। ये एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता है और इनके पास प्लास्टिड नहीं होता है एनिमल सेल के पास। प्लांट सेल के पास लाइसोसोम होता है, तो उनके पास लाइसोसोम्स नहीं होता है। प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम होता है और एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में पूछा गया था, तो इसका आंसर था आप लोगों का तमिल। अब क्लासिक लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं कि टोटल कितनी क्लासिक लैंग्वेज है। 6 क्लासिक लैंग्वेज है। और सबसे पहले जो क्लासिक लैंग्वेज थी वो तमिल थी, उसके बाद संस्कृत थी, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ आई, और 2013 में मलयालम को दिया गया, और उड़िया को 2014 में दिया गया स्टेटस क्लासिकल लैंग्वेज का। विच मसल पुश फोड़, जो फूड होता है हमारा उसको आउटवर्ड पुश कौन सी मसल करती है? ये स्पिंक्टर होती है। कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है? जो हमारे गले में ईसोफेगस होती है वहाँ पर भी आप लोगों को दिखेगी स्पिंक्टर। जहाँ से वो ईसोफेगस की एंट्री स्टमक में होती है उसी एक जंक्शन पॉइंट पर होता है आप लोगों का स्पिंक्टर। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा रिजर्व फूड ऑफ द एनिमल्स, तो एनिमल्स का रिजर्व फूड कौन कौन सा होता है? तो एनिमल का ग्लाइकोजन होता है, प्लांट का स्टार्च होता है और एल्गी का स्टार्च होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंडिया शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद कंट्री, तो किस कंट्री के साथ इंडिया सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है? तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं इसके आसपास देख लेते हैं। अफगानिस्तान के साथ हम 106 किलोमीटर शेयर करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑफिशियल लैंग्वेज अफगानिस्तान की क्या पड़ती है? तो दारी या पश्तो पड़ती है, और अफगानी यहाँ की करेंसी है अफगानिस्तान की। और अफगानिस्तान में कितने स्टेट्स हैं? तो 34 प्रोविंसेस हैं। बांग्लादेश के साथ हम 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है, करेंसी यहाँ के टका है, और स्टेट यहाँ पर 8 प्रोविंसेस हैं। भूटान के साथ हम 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ जोंगखा है, और भूटानीज नगुल ट्रम यहाँ की करेंसी है, और प्रोविंसेस 20 हैं यहाँ पे। चाइना के साथ हम 3488 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज मैंड्रिन, और करेंसी क्या है यहाँ की? युआन है, और स्टेट कितने? 26। म्यांमार के साथ हम 1643 की बाउंड्री शेयर करते हैं, और ऑफिशियल लैंग्वेज बर्मीज़ है, और करेंसी क्या है यहाँ की? कियात है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली, करेंसी नेपाली रुपीज़, और स्टेट कितने नेपाल में? 7 प्रोविंसेस। पाकिस्तान के साथ जो हम बाउंड्री शेयर करते हैं 3323 किलोमीटर की शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, करेंसी पाकिस्तानी रुपये, और स्टेट कितने यहाँ पर? 4 प्रोविंसेस। अब श्रीलंका के साथ देख लेते हैं। सी बॉर्डर शिहाला तमिल, और करेंसी श्रीलंका की श्रीलंकन रुपये, और कितने स्टेट है श्रीलंका में? 9 स्टेट है। मालदीव के साथ हम सी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो श्रीलंका और मालदीव के साथ हम 2 कंट्री जिनके साथ सी बॉर्डर शेयर करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज दी वही है, करेंसी क्या क्या? रुपया है, और स्टेट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है। नेक्स्ट पूछा गया था हु मेड रिकॉर्ड इन द मेंस 100 मीटर रेस इन इंटर रेलवे एथलीट चैंपियनशिप, तो अमलान बोरगोहन ने ये रिकॉर्ड बनाया था। 2022 का क्वेश्चन था ये। रोहित शर्मा कोच हैज़ बिन अवार्डेड विच अवार्ड, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो इनको 1985 में इनके कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था, क्योंकि कोच को जो अवार्ड दिया जाता है वो द्रोणाचार्य अवार्ड होता है। ये अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1985 में स्टार्ट हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वाज, ये कब स्टार्ट हुई थी? 1956 में स्टार्ट हुई थी। अर्जुन अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1961 में स्टार्ट हुआ था। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में कोचेज के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? तो 1991 और 1992 में स्टार्ट हुआ था। और पहली बार ये किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था ध्यानचंद अवार्ड। ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें इंडिविजुअल को दिया जाता है लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू स्पोर्ट।
राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 2009 में। ये ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, और इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है फॉर प्लेइंग ए विजिबल रोल इन द एरिया ऑफ द स्पोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। खेल में एक प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए जो भी काम करता है, चाहे वो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इंडिविजुअल हो, उसको दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। नेक्स्ट था लोहड़ी फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? पंजाब में। फतौरपा जात्रा इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो कहाँ पर? गोवा में। तो ये आप लोगों के तो कुछ फेस्टिवल देख लेते हैं हर एक स्टेट के। आंध्र प्रदेश के क्या क्या होते हैं? दशहरा, उगाड़ी। अरुणाचल प्रदेश में क्या? रेह, बूट, माइको, ड्री, पोंगटू, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। उसके बाद लोसार आप लोगों से पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश का। सोलांग और मोनपा। मोनपा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असम में अम्बुबाची, भोगाली बिहू और देहांग पटकाई। बिहार में आप लोग की छठ पूजा पूछी जाती है। छत्तीसगढ़ में आप लोग का बस्तर दशहरा पूछा जाता है। गोवा में आप लोगों का सुबर्ण फेस्टिवल, लादो। और गुजरात में आप लोगों का कच्छ उत्सव पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों का गोची फेस्टिवल पूछा जाता है। हरियाणा पंजाब में आप लोगों की बैसाखी पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जम्मू कश्मीर में आप लोग की नवमी, चेरी, बहू। झारखंड में आप लोगों का कर्मा उत्सव, होली। कर्नाटक में मैसूर दशहरा पूछा जाता है। केरला में ओणम और विशु। मध्य प्रदेश में आप लोगों का लोकरांग उत्सव, तेजाजी, खुजराव फेस्टिवल पूछा जाता है। मेघालय में नोक्रम फेस्टिवल, खसीस फेस्टिवल पूछा जाता है। महाराष्ट्र में आप लोगों की गुड़ी पड़वा। उसके बाद मणिपुर में आप लोगों का योसांग पूछा जाता है। मिजोरम में आप लोगों का चापचरकुट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में रथ यात्रा, रज परबा और नोवाखाई। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी। राजस्थान में आप लोगों का गणगौर एंड तीज ये पूछी जाती है। सिक्किम में आप लोगों का लोसर और सागा दावा, ये सागा दावा आप लोगों का पूछा जा चुका है। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम। फिर आप लोगों का नट्टतंजलि फेस्टिवल। तेलंगाना में आप लोगों का बोनालू पूछा जाता है, बतुकम्मा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा। उत्तरांचल में आप लोगों का गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश में रामनवमी, गंगा महोत्सव। और क्वेश्चन नंबर 19 था आप लोगों का। तो ये सारे मैंने आप लोगों को एक ही जगह करवा दिए हैं फेस्टिवल भी। इन विच रीजन ऑफ द नेपाल गौतम बुद्धा वाज बोर्न? तो ये कौन सा रीजन था? सदर्न रीजन था। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज कहाँ लोकेटेड है? तो ये आप लोगों का मैसूर में लोकेटेड है। वेयर इज़ द एनिमल साइंस म्यूजियम लोकेटेड? तो नेशनल साइंस म्यूजियम कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आंध्रा? तो ये कौन सी थी? तेलुगु। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? तो ये कौन सा आप लोग? आरबीआई है। आरबीआई के बारे में जितने भी फैक्ट बनते सारे के सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। जैसे कि इस एक्ट कब आया था? 1934 में आरबीआई का जो एक्ट आया था। उसके बाद आरबीआई को बनाया गया था 1 अप्रैल 1935 में। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था। 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में लाया गया। और आरबीआई को किस ने रिकमेंड किया था? तो हिल्टन यंग कमीशन था। और हिल्टन कमीशन यंग को किस और नाम से भी जाना जाता है? रॉयल कमीशन। और बैंकों का बैंक आरबीआई। एपेक्स बॉडी बैंक इंडिया में कौन सी? आरबीआई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो पूछा गया आप लोग आरबीआई है। रेगुलेटर ऑफ लोन्स आरबीआई। द बैंक विच इज ओपन एट द मिंट स्ट्रीट, तो किसको बोलते हैं? आरबीआई को। द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम वाज फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई। क्रेडिट कंट्रोलर ऑफ इंडिया कौन होता है? ये भी आरबीआई होता है। बैंक विच रिप्रेजेंट द इंडिया इन आईएमएफ, तो कौन? आरबीआई। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? 1949 में। हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इन केरला। केरला में आरबीआई का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में। द एनिमल इम्पोज ऑन द एम्बलम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? टाइगर। ट्री इम्पोज ट्री कौन सा? पाम ट्री है। पहले गवर्नर कौन थे? सर ओसबर्न स्मिथ थे। उसके बाद पहले इंडियन सीडी देशमुख थे। विच एक्ट रेगुलेट बैंक इन इंडिया? तो बैंकों को रेगुलेट करने का कौन सा एक्ट है? 1949 में आया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन थे? तो बेंगल रामाराव। मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर कब बने थे? तो 1985 से 1985 तक, 1982 से 1985 के बीच में। गवर्नर एट द टाइम ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स पूछा जाता है तो वेंकटी रमन। गवर्नर ड्यूरिंग द डीमोनेटाइजेशन उर्जित पटेल। और 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और बैंकों का नेशनलाइज कब हुआ था? 1969 में। तो ये आरबीआई से रिलेटेड जितने भी फैक्ट मैंने आप लोगों को सारे के सारे एक जगह ही करवा दिए गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द इंक्रीज इन द ग्रोस टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम अप्रैल से लेकर के नवंबर 2022? तो ये था आप लोग का 15.5%। बाय 2030 हाउ मच गीगा वाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट? तो कितनी है आप लोगों को? 500 गीगा वाट है। काला जार को कब तक ख़त्म करना? 2023 तक। इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी 2023 तक। रिड्यूस्ड डेथ एक्सीडेंट 50% तक करने 2024 तक। 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन 2024 तक। डिफेंस एक्सपोर्ट करना है 5 बिलियन का 2024 तक।
टीबी को ख़त्म करना है 2025 तक और मलेरिया को ख़त्म करना है 2030 तक। ये इंडियन गवर्नमेंट के कुछ टारगेट है। 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग करनी है पेट्रोल में 2025 तक। इंडियन रेलवे नेट जीरो बन जाएगा 2030 तक और एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा इंडिया 2047 तक। तो ये थर्ड शिफ्ट थी जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट आता तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग एक कमेंट और कर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितनी एक्यूरेसी थी और आपके रूम में कितनी अटेंडेंस थी। तो अटैम्प्ट, एक्यूरेसी, अटेंडेंस ये और बता दीजिएगा जिससे हम लोग कट ऑफ का एक प्रिडिक्शन लगा पाए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा @HighStudyHS करके आप लोग सर्च कर लीजिएगा। इस ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आज 8 तारीख में 3 शिफ्ट और कंडक्ट करवाई जाएगी, उनकी भी एनालिसिस मेरे द्वारा की दी जाएगी जैसे जैसे आप लोगों की शिफ्ट कंप्लीट होती रहेगी। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई एनालिसिस पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।